हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कोलिजन्स की थ्योरी। तो ये है आपका एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का फिफ्थ चैप्टर वर्क फॉर एनर्जी का एक टॉपिक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में, मतलब क्योंकि हम टू डायमेंशन में भी कोलिजन थोड़ा बहुत जानेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको वेक्टर्स का कंपोनेंट वगैरह करना आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो आपको आनी चाहिए वो है न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए अगर आप ढंग से समझे नहीं भी हो। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है। बस ये तीन चीज़ आपको पता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कोलिजन्स का कोई भी सवाल कैसे सॉल्व करना है, कोलिजन कैसे काम करती है। ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोलिजन एक बार समझ लेते हैं क्या होता है, वैसे आपको पता ही होगा। ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कोलिजन बिटवीन टू और मोर पार्टिकल्स इज द इंटरेक्शन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच दे अप्लाई रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो कोलिजन को हमने देखो, मतलब वैसे तो आपको पता है कि दो चीज़ों की टक्कर होती है तो उसको कोलिजन बोल देते हैं। ठीक है। पर इसे थोड़ा साइंटिफिकली ऐसे डिफाइन किया कि देखो, जब दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ ऐसी इंटरेक्शन हो रही है जब वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। मतलब आप इस बीच में आप बता नहीं सकते कि फोर्सेस कितनी ज़्यादा तेज लगी होंगी। ठीक है। तो इसलिए तो बस ऐसे ही काम करता है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, इन अ कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। तो ये भी इन्होंने बोला कि फिजिकल कांटेक्ट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। मतलब ये थोड़ा हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि बस कोई भी दो चीज़ें ऐसे इंटरेक्ट कर रही हैं जब बीच में उन दोनों के बीच में बहुत आपस में बहुत तेज फोर्सेस लग रही हैं, तो हम उसे कोलिजन बोल देंगे। ठीक है। तो ये थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, वैसे तो मतलब मोस्टली आप इसे टक्कर या कुछ को ही सॉल्व करने के लिए यूज करोगे। ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। ये आपको ठीक है, दो तरह की कोलिजन होती है, एक होती है इलास्टिक कोलिजन, एक होती है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें the collision in which both the momentum and the kinetic energy of the system remains conserved are called elastic collisions। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में ही रह रही है। ठीक है। जो देखो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा, हम इस बारे में बात करते हैं अभी। पर ये बात है कि काइनेटिक एनर्जी हर बार कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसा हो सकता है कि देखो, कभी कभी क्या होगा कि जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो कुछ कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है किसी एक बॉडी में। ठीक है। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ये, या फिर मान लो कि दो बॉडीज टकराई और कुछ साउंड आई या कुछ हीट निकली, कुछ भी हुआ। ठीक है। तो ये सब जो है ये एक तरह से एनर्जी का लॉस है। ठीक है। तो हर बार हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को हमने ऐसे डिफाइन किया कि ये ऐसी कोलिजन है कि इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है। तो यानी कि जितनी भी फोर्सेस जो इन्वॉल्व है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है। और मतलब बॉडी, दो चीजें, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी और दूसरी बात बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस भी आ रही है। ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व हो रही है और मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है। ठीक है। तो इसको हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फिर होता है एक इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इसको बोलते हैं कि जब द कोलिजन इन विच ओनली द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बट द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड आर कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व रह रहा है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही, उन्हें बोलते हैं हम इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में सारी या फिर कुछ फोर्सेस तो नॉन कंजर्वेटिव होंगी। ठीक है। जैसे कि कुछ फ्रिक्शन टाइप। ठीक है। जिनका हम लॉस वापस नहीं ला सकते। ठीक है। वो कुछ वर्क करेंगी, वो वर्क हम वापस नहीं ला सकते, तो इसलिए हम उन्हें बोल देंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इफ आफ्टर द कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक हमने उस केस को बोल दिया कि दो बॉडीज टकराई आपस में और दोनों साथ में ही चिपक के आगे कुछ मतलब मोशन कर रही है। ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अब देखो, सबसे सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा। ठीक है। तो देखो, मोमेंटम दोस्तों इसलिए कंजर्व रहेगा क्योंकि अ, आप दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लो। ठीक है। जब आपने दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लिया तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अपॉन टाइम। ठीक है। जितना टाइम पास हो गया। ठीक है। तो
अब इसमें आप सीधा ये बोल दो कि अगर हमने पूरे को सिस्टम मान लिया तो पूरे सिस्टम पे बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी, ठीक है, जो भी फोर्स लगी है वो एक दूसरे में आपस में लगी है, ठीक है। तो इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ से आप बोल सकते हो कि जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल और ऑपोजिट होंगी, तो सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं लग सकती, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस वैसे भी, मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी पूरे सिस्टम पे तो कुछ फोर्स नहीं लग सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जब फोर्स उस साइड पे जीरो हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा सिस्टम का, ठीक है, टाइम चाहे कुछ भी हो। तो बस आपने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो आप ये बोल सकते हो पक्का कि मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस, ठीक है। यानी कि जो अ, जो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी जिससे वो अप्रोच कर रहे होंगे एक दूसरे को। यानी कि मान लो कि दो बॉडीज हैं, वो अगर आप एक पे बैठ के दूसरे को देख रहे हो जब कोलिजन होने से पहले, तो जितनी स्पीड से वो आ रही है, जितनी स्पीड से वो आपको आती हुई दिख रही है, मतलब एक बॉडी के रिलेटिव दूसरी जितनी स्पीड से आती दिख रही है, तो वो आपका इसमें डिनोमिनेटर हो जाएगा। और जब मान लो जब कोलिजन हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आप एक बॉडी पे बैठ जाओ, फिर दूसरे को देखो, फिर जितनी स्पीड से दूर जाती हुई दिख रही है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। इसमें बस आपको अब इसका आप मॉड कर लेना, क्योंकि कभी कभी साइन का हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है, कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई। पहले तो इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि जो जिस मटेरियल की बनी हुई है बॉडीज, और मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट वगैरह है, ठीक है, इस सब पे डिपेंड करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब दी रहेगी आपको अगर इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है, ठीक है। और किसी भी इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी कि ये तो आपको पता ही है कि अभी हमने डिफाइन ही किया कि वेलोसिटी ऑफ कि कोई भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जिसमें दोनों बॉडीज चिपक जाती है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला, वो तो अपने आप जीरो हो गया, तो इसलिए ई क्या हो गया, जीरो, ठीक है। बाकी सारी कोलिजन, मतलब मोस्टली क्या होता है कि कोई भी कोलिजन परफेक्ट नहीं होती है, तो वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, और उसको हम बोल देते हैं 0 से लेके 1 के बीच में ई होता है उसका, ठीक है। तो अब हम ठीक है, तो सबसे पहले वन डायमेंशनल कोलिजन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वन डायमेंशनल क्या होता है कि जो दोनों बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटी अगर सेम लाइन के अलॉन्ग ले रही है कोलाइड करने से पहले भी और कोलाइड करने के बाद भी, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। तो इसको इसको सॉल्व करने का तो बस दो ही इक्वेशन यूज करने की जरूरत होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको कोई भी कोलिजन प्रॉब्लम सॉल्व करने का जनरल तरीका बता देता हूँ कि किस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन यूज करनी है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका तो सीधा तरीका है कि आपने बस बोल दिया कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इसमें u और v दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और नीचे क्या है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा दोस्तों कि थोड़ी सी जो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ये थोड़ी मुश्किल है सॉल्व करने को, है ना, मतलब क्योंकि सेकेंड डिग्री में है, तो थोड़ी दिक्कत आ भी सकती है। और मतलब आप सही सोच रहे हो, क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वो अगली स्लाइड पे है। बस अभी के लिए आप ऐसे कर लो कि अगर आपको ना याद आए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन या कुछ, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसमें क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी वाली तो नहीं कर सकते। पर ये है कि इसमें वेरिएबल आपका एक ही है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। पर v1 इक्वल टू v2 है, तो बस सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इससे आपका जो v1 आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, निकल आएगा बहुत आसानी से। तो ये तो सबसे आसान होती है सॉल्व करने में, ठीक है। और इसके बाद अगर e 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, ठीक है,
तो इनको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका ये होता है कि आप मोमेंटम इक्वेशन यूज कर लो और नीचे ई की इक्वेशन यूज कर लो। ई आपको दिया रहेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन में आपको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, तो आपको बस ई की वैल्यू 1 डाल देनी है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करने का ज्यादा तेज तरीका तो दोस्तों यही है कि आप ई की इक्वेशन यूज करो, इक्वल टू 1 लिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को इक्वल कर दिया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लगा दिया, ठीक है। बाकी अगर ई कुछ भी दिया हुआ है तो आपको बस ई का इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बस ये याद रखोगे तो आराम से आपका कोई भी कोलिजन का सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक तो, पर अगर आपको पढ़ना हो तो आप और पढ़ सकते हो इस बारे में। पर टू डायमेंशनल कोलिजन का मैं आपको सॉल्व करने का बेसिक आइडिया बता देता हूँ क्या होता है। इसमें बस ये होता है कि आपको देखो, आपके पास इक्वेशन जो होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। इक्वेशन आपके पास एक तो रहेगी, इसमें पर ऐसा है कि आपके पास बेसिकली ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास उसमें 4 वेरिएबल्स थे, उसमें आपके पास 4 वेरिएबल्स थे वन डायमेंशन की इक्वेशन में, मतलब इनिशियल की 2 इनिशियल वेलोसिटीज, 2 फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। तो उसमें भी आपको वैसे 2 इनिशियल वेलोसिटीज तो दी रहेंगी और फिर बताया जाएगा कि कितनी वो रही, ठीक है। तो बेसिकली आपको दो वेरिएबल के लिए सॉल्व करना था उसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली 4 वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी उन दोनों के दो दो कॉम्पोनेंट होंगे, ठीक है। तो आपको बस उस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि इसमें आपको क्या करना है कि उसको स्प्लिट करना है 2 डायरेक्शन में। जो भी वेलोसिटीज हैं जब कोलाइड करने से पहले, उनको आपको एक तो स्प्लिट करना है अलोंग द एक्सिस, जिसके मतलब जो दोनों बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। जब वो बिल्कुल कोलाइड करने वाली है तो उनके सेंटर्स के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई, और इसको मान लो एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। फिर इन दोनों के अलोंग दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लो, दोनों की वेलोसिटी को। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में, मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में, और एक तीसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइप की इक्वेशन दी रहेगी जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या कोई हिंट देगा एग्जामिनर, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों आप और पढ़ सकते हो, इसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा अपनी वीडियो में। तो बस बाकी तो आपकी मतलब मोस्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको वन डायमेंशन में ही सॉल्व करने के मिलेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें, बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही था। सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में एक बार, थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है इसका उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कोलिजन तो आपके अराउंड होता ही है, मतलब कुछ हर चीज़ के बीच में। जैसे कि अगर आप क्रिकेट देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, तो इसमें भी यही है कि मतलब कोई बैट और बॉल का जब कोलिजन हो रहा है तो आपको मान लो सॉल्व करना है कि कैसे मारे, मतलब कितनी जोर से मारा होगा बैट्समैन ने। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको बस इसमें कोलिजन की सिंपल सी 2 इक्वेशन लगानी है तो आप बता सकते हो कि क्रिकेट मतलब कि अगर इतनी 100 मीटर की बाउंड्री है, 100 मीटर दूर बाउंड्री है, ठीक है, इतना लंबा छक्का लगाया उसने तो उसने कितनी जान से मारा होगा, ठीक है, अगर बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल डाली थी, ठीक है, कितने एंगल पे मारा होगा, ये सब, ठीक है। तो इस सब में आपको बस ज्यादा वो नहीं करना, बस आपको प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट लगाने हैं थोड़े से, और थोड़ा सा अपना ये लगाना है, कोलिजन थ्योरी लगाना है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको साइंस में रुचि होगी तो आपको पता होगा कि जो आजकल रिसर्च चल रही है स्विट्जरलैंड में सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, ये तो मैं आप सबको ही इनकरेज करूंगा कि गूगल करो इस बारे में और पढ़ो थोड़ा बहुत। तो ये बेस्ड है कोलिजन्स पे ही, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये भी मतलब बहुत लाइक बहुत बड़ी चीज़ है जो चल रही है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मतलब इसमें बहुत कुछ है सीखने को अभी आगे। पर आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेसिक समझ आ गए होंगे, और आप मतलब अब थोड़े बहुत सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेन तो इसमें कैलकुलेशन तेज करने का ही रहता है, और तो कुछ खास नहीं होता, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।